हेलो एवरीवन। तो अधिगम वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, उसका ये सेकंड पार्ट है साइकोलॉजी का। जो धीर सिंह धाबाई सर की बुक है उसके शॉर्ट नोट्स है ये। ठीक, कई बच्चे जैसे ऐसे कमेंट करते हैं कि ये बस इतना ही है क्या इसमें, तो मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स है। इसके अलावा आपको अपने नोट्स को रीडिंग लगानी पड़ेगी, या फिर आपके पास बुक है तो आपको एक बार बुक पढ़नी पड़ेगी। ये शॉर्ट नोट्स उस हिसाब से है कि आपको रिवीजन करना पड़े। ठीक है, तो बाकी आप नोट्स में से पढ़े या बुक में से पढ़े वो आपकी मर्जी है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत। इससे पहले इस अधिगम के एक वीडियो आ गई जिसमें हमने इसके कुछ सिद्धांत कर लिए थे। अभी कुछ एक दो सिद्धांत और बच रहे हैं और फिर हमारा आज ये अधिगम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत, या इसको बोलते हैं अव्यक्त अधिगम। देने वाले कौन थे? एडवर्ड टोलमैन। प्रयोग किस पर किया इन्होंने? चूहा पर और टीमेज और भूल भुलैया प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग था? टीमेज भूल भुलैया प्रयोग। इसी सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, संकेत संकेतन सिद्धांत, प्रत्याशात्मक सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत, गुप्त अधिगम और उद्दीपक सिद्धांत। इस सिद्धांत के और नाम है। इसके अलावा इसी सिद्धांत में और क्या देखने को मिलता है? इनकी जो बुक है वो है पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रण है ये सिद्धांत जो है, व्यवहारवाद भी आता है इसमें और समग्रवाद भी। स्थान अधिगम, गुप्त अधिगम, पुरस्कार प्रत्याशा पर बल देता है। इसकी कुछ विशेषताएं, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से सवाल आता है कि टोलमैन के अनुसार कौन सी अधिगम की विशेषता या नहीं है, ये कौन सा प्रकार टोलमैन ने नहीं बताया है, तो यहाँ से ये प्रश्न आता है इसमें। तो प्रमुख विशेषता में सबसे पहले सीखने का अर्थ, अपने समक्ष उत्पन्न परिस्थिति से सीखना। इन्होंने एक संज्ञानात्मक नक्शा दिया है, संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति का मानसिक चित्र इसमें प्रस्तुत करता है। उसके अलावा यहाँ से ये जो 3 बच जाते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। इन्होंने क्या बताया कि एकीकृत बनाम आणविक अभिगमन। इसमें से प्रश्न यही आया कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से 3 ऑप्शन में थे, एक अलग था। तो एकीकृत बनाम आणविक अभिगमन, स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम और मध्यवर्ती चरों की उपस्थिति। ठीक, तो ये था हमारा चिन्ह अधिगम सिद्धांत जो किसका था? टोलमैन का। इसके बाद हम देखते हैं मानवतावादी सिद्धांत, जो किसने दिया? मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने और कार्ल रोजर्स ने। इसने 5 आवश्यकता बताई और इनका क्रम याद रखना है आपको। सबसे उत्तम जो बताई है, शीर्ष पर जो बताई इन्होंने, आत्मसिद्धि को बताया है। इनका क्रम याद रखना है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता आएगी, उसके बाद सुरक्षा, फिर प्रेम, सम्मान और फिर लास्ट में क्या है? आत्मसिद्धि। ठीक है, इसके लिए इन्होंने बी मोटिवेशन वर्ड का यूज किया है और इसके 18 मेटा घटक बताए हैं। इसमें जो मानवतावादी मैस्लो का जो सिद्धांत है वो, उसमें ये क्रम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको याद रखने ला। ठीक है, उसके बाद आता है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। किसका है? कार्ल रोजर्स का। इसको आत्म सिद्धांत भी कहा जाता है और इन्होंने क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है, कार्ल रोजर्स ने। और इस सिद्धांत में इसने इसके 2 भाग बताए, कौन कौन से? संप्रत्यात्मक भाग और प्रक्रिया भाग। इसके बाद हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। ठीक, सकारात्मक भी कितने प्रकार के हो गए? अब ये जो अधिगम स्थानांतरण, आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, मतलब जो सकारात्मक, जिससे हमें
कुछ दूसरा यदि कुछ काम सीखना है तो वो उसमें लाभ देता है, सहायता देता है तो सकारात्मक, यदि उसमें परेशानी खड़ी करता है तो नकारात्मक, और कोई प्रभाव नहीं रहता है तो शून्य। तो इसके बारे में डिटेल आप सब कुछ पता है, बस यहाँ पर आपको क्या देखना है कि सकारात्मक के ये प्रकार और आते हैं। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कौन सा सकारात्मक अधिगम का प्रकार नहीं है। तो देखिए इसके प्रकार पढ़ते हैं कौन कौन से। पार्श्वीय अंतरण, उसी स्तर का यदि अधिगम होता है तो उसको बोलते हैं पार्श्वीय अंतरण। उसके बाद आता है अनुलंब, उच्च स्तर का, जैसे साइकिल से फिर मोटरसाइकिल सीखना, अनुलंब। अनुलंब हो जाता है उच्च स्तर का अधिगम। फिर आता है अनुक्रमिक, अनुक्रमिक मतलब क्रम से सीखना, जैसे पहले भाग की गुणा सीखेंगे उसके बाद ही हम भाग सीखेंगे। सम स्तर अंतरण और द्विपार्श्वीय अंतरण या क्रॉस शिक्षा, द्विपार्श्वीय अंतरण या क्रॉस शिक्षा, जैसे बाएं हाथ से कार्य करने के बाद फिर दाएं हाथ से कार्य करना, ये द्विपार्श्व में आ जाएगा। अच्छा, ये सकारात्मक के प्रकार याद रखने हैं कि ये सकारात्मक का है। नाव के बाद साइकिल चलाना, इसमें नाव जब हम चलाते हैं तो नाव चलाने के बाद अगर साइकिल चलाएंगे तो वो हमें परेशानी खड़ी करेगा, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, नकारात्मक। और बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी करना, बल्लेबाजी गेंदबाजी में बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है, तो ये कैसा हो जाएगा, शून्य प्रकार का अधिगम हो जाएगा। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार याद रख लेना। बाकी जो एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल हो, वो आपको एग्जाम में जो एग्जाम्पल आएगा उसको समझना पड़ेगा कि वो उसको प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके जो एग्जाम्पल है वो तो आपको समझ के ही करने पड़ेंगे। इसके बाद आती है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता जैसे पठन से संबंधित कुछ अक्षमताएं हैं, लेखन से संबंधित है, गणित से संबंधित कुछ अक्षमताएं हैं, और मौखिक विकृति, ठीक है, मौखिक से संबंधित कुछ विकृति है। अच्छा, पठन से संबंधित कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे डिसलेक्सिया, एग्जाम में इस प्रकार से आता है। डिसलेक्सिया क्या है, पठन विकृति है, पठन से संबंधित विकृति है। एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, ये जो लेक्सिया वर्ड आ रहा है, ये लेक्सिया वर्ड जो आ रहा है वो कौन से हैं, पठन से संबंधित है। डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, ठीक है, इन सब में लेक्सिया वर्ड आ रहा है तो कैसी हो जाएगी, पठन से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं लेखन से संबंधित। तो लेखन में डिस्ग्राफिया तो आपको अच्छे से पता ही है, ग्राफ वर्ड जब आ रहा है इसमें, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, एप्रैक्सिया और एग्राफिया। तो प्रैक्सिया और ग्राफिया वर्ड आ रहा है तो लेखन से संबंधित हो जाएगा, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, एप्रैक्सिया और एग्रेफिया। उसके बाद हम देखते हैं गणित से संबंधित कुछ विकृतियां, जैसे डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन वर्ड से याद कर सकते हैं, कैलकुलेशन गणित में करनी पड़ती है, तो डिसकैलकुलिया, और उसके बाद है लेक्सिकल, फिर है ग्राफिकल, लेक्सिकल कैलकुलिया, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया और वर्बल डिसकैलकुलिया, ठीक है, लेक्सिकल, ग्राफिकल और वर्बल प्रकार की डिसकैलकुलिया और होती है। अच्छा, मौखिक विकृति, एफेजिया, डिस्फेजिया और डिस्फेसिया। डिस्फेजिया बोलो या डिस्फेसिया बोलो, तो फेजा वर्ड आ रहा है तो मतलब मौखिक विकृति है, और डिसकैलकुलिया वर्ड आ रहा है तो मतलब गणितीय। चाहे डिसकैलकुलिया लेक्सिकल डिसकैलकुलिया हो, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया हो या फिर वर्बल डिसकैलकुलिया हो। इसके बाद एक विकृति आती है ओटिज्म। जो ओटिज्म क्या होता है, आत्ममोह, स्वयं से मोह करना, स्वपरायणता। सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था लियोकनर ने, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लियोकनर ने। इस ओटिज्म का दो प्रकार से उपचार किया जा सकता है, एक तो है PECS और दूसरा है TEACCH। ये इसके द्वारा ऑटिज्म का उपचार किया जाता है। तो PECS की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, क्या होती है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये देने वाले थे एंटीबॉडी और लॉरी फ्रॉस्ट। आपको बस इतना याद रखना है, ऑटिज्म का उपचार इसके द्वारा किया जाता है और ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद TEACCH, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी,
ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिज्म एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। तो ये अधिगम अक्षमता ही पढ़ रहे हैं, उसी में चल रहा है सब कुछ। इसके अलावा कुछ अधिगम अक्षमताएं और देखने को मिलती है, जैसे डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या ऑडिटेरिया। जब भी ऑडिटर वर्ड आता है, आपको इंग्लिश वर्ड में समझ में आ रहा होगा, समझ में आता होगा कि ऑडिटर वर्ड सुनने से संबंधित ही है, तो श्रवण संबंधी जो विकृति हो जाएगी तो वो हो जाएगी ऑडिटरी में। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो या ऑडिटेरिया हो, दोनों कैसी है? श्रवण संबंधी। विजुअल, विजुअल का अर्थ क्या होता है? दृश्य, तो दृश्य संबंधी क्या हो जाएगी विकृति? विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। ठीक। सेंसरी, ऐसे बोलते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन, इंद्रिय जो अंग होते हैं सेंसरी ऑर्गन, तो इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार हो जाएगा सेंसरी से संबंधित। सेंसरी वर्ड को याद रखना, इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार, सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। ये वर्ड का ही इसमें हिंदी वर्ड है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है, लर्निंग मतलब पठन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग संगठनात्मक पठन। ये अधिगम्य क्षमता थी। इसके अलावा कुछ और है, उनको भी हम देखते हैं। इसके बाद आती है डिस्थीमिया, भावात्मक विकृति। और ये क्या है? गंभीर तनाव, अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसमें डिस्थीमिया में। डिसमेमोग्राफिया, मेमोरी से समझ में आ रहा होगा, मेमोरी यानी स्मृति दोष है ये। मोनेप्लेसिया, हेमीप्लेसिया और क्वाड्रिप्लेशिया, इनको एक साथ याद करना है। मोने में क्या होता है? यदि एक हाथ या फिर एक पैर यदि प्रभावित होता है तो आ जाएगा मोनेप्लेशिया में। हेमीप्लेशिया, यदि दोनों हाथ या दोनों पैर प्रभावित हो, एक या दोनों हाथ हो या फिर दोनों पैर हो, तो हेमीप्लेशिया। और क्वाड्रिप्लेशिया, हाथ और पैर दोनों प्रभावित हो। एक्यूटेशन, अंग विच्छेदन। एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा होता है, एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा। ग्लूकोमा, उच्च दाब से रेटिना क्षतिग्रस्त होना। यह हम बोल, रेटिना आंख का भाग है, तो आंख क्षतिग्रस्त होना है बोल सकते हैं, रेटिना क्षतिग्रस्त होना, ये आ जाएगा ग्लूकोमा में। लोकोमोटर, वर्ड से समझ में आ रहा होगा, गामक बाधा है, गमन से संबंधित है लोकोमोटर। डिमेंशिया, चिंतन, स्मृति, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है इसमें। उसके बाद आता है हाइपोटोनिया, या इसको बोलते हैं फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। हाइपोटोनिया या फ्लोपी बेबी सिंड्रोम, मस्तिष्क संकेत का मांसपेशी द्वारा ठीक से अनुकरण नहीं कर पाना, ये होता है हाइपोटोनिया। और इसमें जो बालक होता है ढीले ढाले बैठे रहते हैं, तो जैसे इसको बोलते हैं फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। ADHD, ये इंपॉर्टेंट है, अवधान से संबंधित विकृति है ADHD। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक, इसकी ये जो फुल फॉर्म है याद रखना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके बाद आता है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया, स्वयं को ज्यादा सुंदर ताकतवर समझना होता है डिसमोर्फिया। हाइपोमानिया, संवेगात्मक उत्सुकता या अत्यधिक क्रियाशीलता हाइपोमोनिया होगी। और साइकेस्थीमिया, सनक अपराध बोधिता, इसमें आ जाएगी साइकेस्थीमिया में। तो ये अधिगम से संबंधित कुछ विकृतियां थी, इनको एक बार आप देख लेना, हो जाएगा याद। ठीक है। उसके बाद अधिगम स्थानांतरण से संबंधित कुछ सिद्धांत है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, या अधिगम स्थानांतरण का कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये इनको याद रखना। कौन कौन से सिद्धांत आ जाएगा? मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, और इसी को बोलते हैं औपचारिक अनुशासन या पुरातन सिद्धांत। दूसरा आता है समान तत्व का सिद्धांत, या अनुरूप तत्व का सिद्धांत, या समरूप तत्व का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार आ चुका है इसका। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत, CH जड़ का। सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का
सिद्धांत स्पीयरमैन का। अब देखिए सामान्य और बुद्धि का जो है ये बुद्धि का भी सिद्धांत है और अधिगम स्थानांतरण का भी सिद्धांत है। ठीक है, तो ये देने वाले वही है स्पीयरमैन ही है। आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत बागले का। अवयववादी सिद्धांत ये पक्षांतरण सिद्धांत देने वाले थे गेस्टाल्टवादी, और संयोजनवादी सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। तो ये सिद्धांत याद रखना अधिगम स्थानांतरण के हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अधिगम वक्र। अधिगम वक्र के बारे में बताया था एबिंगहॉस ने। कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए, नकारात्मक, ऋणात्मक, उन्नतोदर, कॉन्वेक्स। ये एक ही नाम है, नकारात्मक बोल दे, ऋणात्मक बोल दे, या उन्नतोदर। उन मतलब कमी के लिए वर्ड यूज करते हैं उन, तो याद होगा आपको उन्नतोदर, और इसको कॉन्वेक्स, ये वर्ड याद रख लेना कॉन्वेक्स। उसके बाद सकारात्मक, धनात्मक, वर्धमान या कॉनकेव। अब इसमें क्या फर्क होता है दोनों में? नकारात्मक में क्या होता है कि सीखने की जो गति होती है वो शुरू में क्या होती है, तेज होती है और बाद में मंद पड़ जाती है। शुरू में क्या होती है, तेज होती है और फिर बाद में मंद पड़ जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, नकारात्मक। जब बाद में इसमें कम सीखने की जो गति है वो मंद पड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। और जब शुरू में धीमे होती है और बाद में तेज हो जाती है गति तो इसको बोलते हैं सकारात्मक। और जब इस प्रकार से ऐसे शेप में होगी, मतलब शुरू में पहले धीरे रहेगी, फिर तेज हो जाएगी, फिर धीमी हो जाएगी और ऐसा आकृति का शेप बना लेगी, तो उसको बोलते हैं मिश्रित प्रकार का अधिगम। सरल रेखीय समान निष्पादन, जब एक समान रूप से गति होगी तो हम उसको बोलेंगे सरल रेखीय समान निष्पादन। और जब किसी प्रकार का अधिगम स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम उसको बोल देते हैं शून्य। ठीक है, तो ये अधिगम वक्र के प्रकार थे। देने वाले कौन थे, एबिंगहॉस थे। इसके बाद हम देखते हैं अधिगम सोपान का सिद्धांत। देने वाले कौन थे, रॉबर्ट गैने जी। और इन्होंने कितने प्रकार बताए अधिगम के, 8 प्रकार बताए। किस बुक में बताए इन्होंने, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक किसकी है, रॉबर्ट गैने की। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से, इनका भी क्रम याद रखना है। प्रथम कौन सा है, अंतिम कौन सा है, ये इस प्रकार से सवाल आता है। 3 नंबर का कौन है, 5 नंबर का कौन है, इस प्रकार से भी इसमें से प्रश्न आता है। तो इनके क्रम को भी याद रखना है आपको अच्छे से। तो कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले संकेत, ठीक है, फिर उद्दीपन अनुक्रिया, फिर श्रृंखला। संकेत, उद्दीपन अनुक्रिया और श्रृंखला। फिर शाब्दिक, बहुविभेदन, संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान। संकेत, उद्दीपक, अनुक्रिया हो जाएगा। फिर श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविभेदन, इनको एक साथ याद कर लेना। श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविभेदन, फिर संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान। संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान। तो ये 8 प्रकार बताए हैं रॉबर्ट एम गैने ने, इनको याद रखना। तो जो आईपी पावलोव का सिद्धांत है, परंपरागत अनुकूलन का जो सिद्धांत है, वो इसमें संकेत अधिगम में आता है। वहीं थॉर्नडाइक और स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में आते हैं। श्रृंखला के बारे में अभिक्रमित जो अनुदेशन की जो सिद्धांत दिया है स्किनर ने, वो इसमें आएगा श्रृंखला में। एबिंगहॉस ने जो इसका वर्णन किया है शाब्दिक साहचर्य का। फिर आता है बहुविभेदन और फिर आता है संप्रत्यय। संप्रत्यय के बारे में कैंडलर ने वर्णन किया है। फिर नियम और फिर समस्या समाधान। तो समस्या समाधान सबसे उच्च स्तर पर है। तो इस प्रकार से इनका क्रम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आशु बेल का आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसकी बुक थी द कॉग्निटिव व्यू। इसने 4 प्रकार बताए हैं, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। इसमें से भी ये प्रश्न आ चुका है, कौन सा आशु बेल के अकॉर्डिंग इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। तो अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर सीखना। बच्चे यहाँ पर रटकर सीखना अगर जो ऑप्शन में आएगा तो उसको करके आ जाएगा, लेकिन इसने ये प्रकार बताया है, रटकर सीखना प्रकार आशु बेल ने बताया है, ध्यान रखना। अर्थपूर्ण सीखना, ठीक है, ये तो सब कुछ बता दिया इसने। अर्थपूर्ण भी सीखना है, अन्वेषण भी सीखना है, अभिग्रहण सीखना भी है और साथ में इसने रटकर सीखने पर भी बल दिया है आशु बेल ने।
उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट आ जाता है रचनावादी अधिगम मॉडल। रचनावादी अधिगम मॉडल देने वाले कौन है? अब देख, जॉन डेवी रोजर बाइकी ने 5 ही मॉडल दिया है। कौन सा मॉडल दिया है इसका? रचनावादी का जो निर्मितवादी अधिगम है उसका 5 ही मॉडल दिया है जॉन डेवी रोजर बाइकी ने। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। कौन कौन सा है? इंग्लिश वर्ड याद रख लेना इनका, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेलुएट। इंग्लिश वर्ड याद रखना। 5 ही मॉडल का ये क्रम पूछा जाता है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन। ये एक्स और एक्स वाले एक साथ आएगा, एक्सप्लोर और एक्सप्लेन। फिर इलेबोरेट और इवेलुएट। इवेलुएट मूल्यांकन होता है, वो सबसे लास्ट में आएगा और शुरू में इंगेज आएगा। ठीक है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेलुएट। तो ये जो प्रकार है 5 ही मॉडल देने वाले जॉन डेवी और रोजर बाइकी थे, इनका क्रम पूछा जाता है, इनका क्रम याद रखना। वहीं रोजर बाइकी ने 7 ही मॉडल और दिया है। ये ज़्यादा इनके जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, 7 ही मॉडल भी रोजर बाइकी ने दिया है। इन्होंने 2 और प्रकार जोड़ दी। शुरू में जोड़ दिया एलिसिट और लास्ट में क्या जोड़ दिया? एक्सपेंड। बाकी प्रकार इसका वही है, एलिसिट और एक्सपेंड, 2 और जोड़ दिए। ठीक है, तो ये था अपना अधिगम वाले चैप्टर का शॉर्ट नोट्स। इसके एक वीडियो पहले आ गई है, आप उसको भी देख लेना। उसमें हमने अधिगम के जितने भी सिद्धांत थे पहले, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव की, सब कर लिए। और इस अधिगम वाले चैप्टर में जो जीन पियाजे का, वाइगोत्स्की और ब्रूनर का जो अधिगम सिद्धांत है वो हमने विकास वाले चैप्टर में कर लिया था, तो इसमें उसका शॉर्ट नहीं बनाया, विकास वाले चैप्टर में हो गया था उसका। बाकी आज ये कंप्लीट हो गया है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।